नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। पिछले दिनों से उत्तराखंड के चमोली जिले में मुस्लिम समुदाय को लेकर जनता में रोष व्याप्त है। स्थानीय व्यापारियों के एक संगठन ने करीब 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, बड़ी बात ये कि इनमें से कई मुस्लिम परिवार दशकों से यहाँ रह रहे हैं। पीढ़ियां गुजर गईं, वे तब से यहीं रह रहे हैं, लेकिन इन परिवारों को अब खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाओं का सिलसिला जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ी टिप्पणी की है। राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही फैसला हो जाएगा और सभी दलों के बीच आम सहमति बन जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। राउत का यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल को लेकर सकारात्मक माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और इसके लिए सभी दल अपने मतभेदों को किनारे रखकर चुनाव लड़ेंगे। नुपुर शर्मा ने बहराइच कांड का जिक्र करते हुए दावा किया था कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी और पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उनका यह बयान भ्रामक निकला क्योंकि जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया था जो उनके दावे की पुष्टि करता हो। वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक तनाव का नतीजा थी, जबकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इसे व्यक्तिगत रंजिश का मामला बताया था। उनके इस बयान को झूठा और भ्रामक बताया गया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी जानकारी गलत थी और उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इसके बावजूद उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया। गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, चाहे पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत के साथ ही है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता और मजबूती पर जोर दिया और इस हमले को शांति और सद्भाव बिगाड़ने की साजिश करार दिया। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री लुईस मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक लुईस मरांडी सोमवार को औपचारिक रूप से झामुमो का दामन थाम सकती हैं। कहा जा रहा है कि लुईस मरांडी पिछले कुछ समय से झामुमो के नेताओं के संपर्क में हैं और पार्टी से जुड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। लुईस मरांडी झारखंड में भाजपा की प्रमुख आदिवासी नेता मानी जाती हैं और उनका झामुमो में शामिल होना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर आदिवासी वोट बैंक को लेकर। मरांडी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में दुमका सीट से हेमंत सोरेन को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगर यह अटकलें सच होती हैं तो झामुमो को आदिवासी क्षेत्रों में एक मजबूत चेहरा मिल सकता है, जो आगामी चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
महाराजगंज कस्बे में अवैध निर्माण ढाने की कार्रवाई पर वहां के स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि बिना सही ढंग से सुनवाई का मौका दिए सरकार ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। कई लोगों का दावा है कि उन्हें अचानक नोटिस चस्पा किया गया, जबकि कुछ को तो नोटिस मिलने के कुछ ही घंटों बाद उनके मकानों पर कार्रवाई कर दी गई। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमसे हमारी जमीनें और घर छीने जा रहे हैं बिना हमारी बात सुने। यह न्याय नहीं है, बल्कि डर फैलाने की कोशिश है। इस बीच AIM-IM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह बुलडोजर राजनीति का एक और उदाहरण है, जहां एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार का यह कदम संविधान और न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। सिर्फ दिखावे के लिए नोटिस देना और तुरंत कार्रवाई करना यह दिखाता है कि यह कार्रवाई सजा देने की भावना से की जा रही है, न कि न्याय देने के लिए। ओवैसी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर पर परिवार हर साल करीब 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। ये पैसे उसकी देखभाल में खर्च किए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने इस बारे में जानकारी दी है। 50 साल के रमेश बिश्नोई ने लॉरेंस के बचपन और अन्य चीजों को लेकर भी जानकारी दी है। साथ ही रमेश ने यह भी बताया कि गैंगस्टर का नाम लॉरेंस कैसे पड़ा। रमेश का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट लॉरेंस के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह आगे चलकर एक अपराधी बन जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की गंदी राजनीति के चलते दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आतिशी ने कहा, जब पंजाब में पराली जलाने को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, तो बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह साफ है कि बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। आतिशी ने पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकार ने किसानों के साथ मिलकर पराली जलाने के समाधान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके कारण वहां प्रदूषण में कमी आई है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे दिल्ली के लोग लगातार प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जबकि जनता की सेहत और भविष्य इससे प्रभावित हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कानपुर में ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा, जब कानपुर में भाजपा के भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगीं, तो उनके विधायक जी का नाटक शुरू हो गया। ये भाजपा की पुरानी आदत है कि पहले सफेद पोश बनकर चुपचाप भ्रष्टाचार करती है और जब पोल खुल जाती है तो उसका ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ देती है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और जब उनके कृत्य जनता के सामने आ जाते हैं तो वे जिम्मेदारी से बचने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर भाजपा सरकार कब तक इस तरह से अपने भ्रष्टाचार को छिपाती रहेगी। अखिलेश ने जनता से अपील की कि वे ऐसे भ्रष्टाचार और धोखे को पहचानें और उसके खिलाफ खड़े हों। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो रही है और राज्य में अराजकता का माहौल बन चुका है। आजाद ने कहा, योगी सरकार की नाकामी की वजह से आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इन पर नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के बजाय सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है, जिससे स्थिति और खराब होती जा रही है। हरियाणा की नई कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास सबसे ज्यादा 12 विभाग रखे हैं।
इनमें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्होंने अपने पास रखे हैं। सीएम नायब सैनी के पास कानून, योजना, नगर और ग्राम नियोजन, शहरी संपदा, आबकारी और कराधान, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय की जिम्मेदारियां भी हैं। वहीं अनिल विज, जो चुनावी नतीजों के बाद से लगातार चर्चा में रहे और सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोकते रहे, उन्हें श्रम, ऊर्जा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल विज 2014 में गठित बीजेपी सरकार में हरियाणा के गृह मंत्री बनाए गए थे। 2019 में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार में उन्हें शुरू में गृह विभाग के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन बीजेपी की तीसरी सरकार में अनिल विज को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनका कद घटा दिया गया। बहराइच में हुई हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि यह कदम न्याय की उम्मीद को बनाए रखता है और यह दर्शाता है कि कानून को अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करने दिया जाना चाहिए। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने कहा कि यह कार्रवाई केवल एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश थी और उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कुछ नेताओं ने कहा कि यह आदेश दिखाता है कि न्यायालय हर किसी के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा है। वहीं समुदाय के अन्य लोगों ने चिंता जताई कि प्रशासन की कार्रवाई में जल्दबाजी से किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। समुदाय के लोग अब उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी न्याय का यही क्रम जारी रहेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सपा ने कांग्रेस को 9 में से केवल 2 सीटें देने की पेशकश की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी फैल गई है। कांग्रेस ने इस स्थिति को देखते हुए उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सपा की यह पेशकश उनके लिए अपमानजनक है और इससे यह स्पष्ट होता है कि सपा कांग्रेस को अपने सहयोगी के रूप में गंभीरता से नहीं ले रही है। इस बीच कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर रणनीति बनाने के लिए सक्रिय हैं। कुछ कांग्रेस नेता सपा के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अन्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसा न होने पर उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह दरार बढ़ती है तो इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार सुबह करीब 7:50 पर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की जांच के लिए दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम सहित तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार सुबह करीब 7:50 पर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की जांच के लिए दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम सहित तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में 20 अक्टूबर की शाम को आतंकी हमला हुआ। यहां आतंकवादियों ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में 5 लोग गैर स्थानीय हैं, जिनमें 2 अधिकारी वर्ग के हैं और 3 श्रमिक हैं। इनके अलावा हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की भी मौत हो गई है। एलईटी के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के अनुसार टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 99 नाम शामिल हैं। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वह इस सीट से लगातार 2009 से 2019 तक जीतते आ रहे हैं और उनकी स्थिति यहां मजबूत मानी जा रही है। चंद्रशेखर बावनकुले, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार उनका टिकट कट गया था, लेकिन इस बार उन्हें कामठी से फिर से मौका दिया गया है। इस सूची के साथ बीजेपी ने चुनावी तैयारी को तेज कर दिया है और पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित किए जाने की संभावना है। आपका जिक्र बहुत दिलचस्प है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वायरल वीडियो और उनकी बेटी कामना पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया ने कुछ सवाल उठाए हैं। इस तरह की घटनाओं में अक्सर पर्सनल और पब्लिक लाइफ का एक मिश्रण देखने को मिलता है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता उनके शब्दों और कार्यों का विश्लेषण करते हैं, जिससे कई तरह की बहसें और चर्चाएं होती हैं। इस मामले में कामना की शिक्षा और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे मामलों में क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक हस्तियों के परिवारों की निजी जिंदगी का इस तरह से विश्लेषण करना सही है?